अब देखो, अब हम लोग एंटर करते हैं एक नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरमेंट, हैबिटेट और इकोसिस्टम। सब कुछ सीख लिया वैसे हमने, है ना। एनवायरमेंट तो सीख ही लिया, हैबिटेट सीख लिया, इकोसिस्टम सीख लिया। इकोसिस्टम के साथ एक एसोसिएटेड कंसेप्ट ये वाला इकोलॉजिकल कम्युनिटी भी सीख लिया, फैमिली की तरह इसको जो बोला जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं इकोलॉजी की, फिर इन चारों के बीच में एक रिलेशन या फिर डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी कुछ नहीं होता, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे ना, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, स्पीशीज स्पीशीज कह लो, मतलब, है ना। और ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। और ये सब इंटरेक्शन होती कहाँ है? ये किसी ना किसी एनवायरमेंट या इकोसिस्टम में होती है ना। इस इंटरेक्शन को पढ़ना, इसकी स्टडी करना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इकोलॉजी। स्पीशीज का स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन, स्पीशीज का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन, जो कि पृथ्वी पर किसी एक जगह पर, किसी एक वातावरण, किसी एक पर्यावरण, किसी एक इकोसिस्टम, ये इंटरेक्शन की घटना कहीं तो घटित होती होगी ना, कहीं तो ये इवेंट अकर होता होगा ना। इसको, इसकी जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया को, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। बताओ मुझे, कोई दिक्कत है इस डेफिनेशन में जो मैंने बोली? ज्यादा इंग्लिश ज्यादा हिंदी तो नहीं बोल गया? समझ में आया? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होता है एनवायरनमेंट का, मेजरली उसके अंदर बायोस्फीयर का पार्ट होता है। अब बायोस्फीयर वैसे इसको दिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन 7th क्लास की अगर आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हो एनवायरनमेंट वाली, उसके अंदर क्या होता है वो हमें क्या बताता है कि देखो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो कि रिलेटेड होता है एयर से, हाइड्रोस्फीयर जो कि रिलेटेड होता है वाटर से, और लिथोस्फीयर जो कि रिलेटेड होता है लैंड से। ये तीनों चीजें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, या फिर आसान भाषा में इनको कन्वर्ट करते हैं लैंड, वाटर और एयर, ये मिलकर बनाते हैं विच इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है एनवायरनमेंट में जहां पर ये तीनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और हम कहाँ रहते हैं इनमें से? इन तीनों में, इन चारों जगहों में से हम कहाँ रहते हैं? इंसान, जानवर वगैरह कहाँ पे? बायोस्फीयर में रहते हैं हम लोग। क्यों मयूर? लिथोस्फीयर क्यों? लैंड पे बैठे हो लेकिन पानी की आवश्यकता और सांस की आवश्यकता नहीं है क्या? है ना, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हवा आ रही है कहीं ना कहीं से, तो है ना, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये तीनों चीज़ों की, और ज़मीन हम किसी पे तो बैठे ही है ना, कहीं पर तो बेड पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, या चल रहे हो, कहीं तो पाँव रखे ही जाएंगे। तो हमें धरती की, पानी की और हवा की ज़रूरत पड़ती है अपने जीवन को चलाने के लिए। इसलिए जब इन तीनों का इंटरेक्शन होता है तो एक चौथा स्टेज बनता है बायोस्फीयर। और हम लोग जनरली प्लेस ऑक्यूपाई जो करते हैं वो बायोस्फीयर करते हैं, बायोस्फीयर की मतलब प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब पढ़ो इकोसिस्टम में वो क्या बता रहा है। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का एक फंक्शनल यूनिट होता है। ज्यादातर बायोस्फीयर के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। क्यों करी जाती है? बिकॉज बायोस्फीयर इज अ यूनिवर्सल टर्म जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर तीनों का जिक्र ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी ने अगर बायोस्फीयर कहा तो ये निश्चित मान लो कि धरती, पानी और हवा की बात इसके अंदर हो ही रही है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए। एनवायरनमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम से मिलकर बना है एनवायरनमेंट। और हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक इकोसिस्टम का पार्ट है। बताओ मुझे जरा, समझ में आया? समझ में आया? यानी कि ये है एक हैबिटेट, ठीक है, ये एक इकोसिस्टम का है एक पार्ट, ठीक है। और इस प्रकार से मल्टीपल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2,
जिसके अंदर अगेन एक हैबिटेट है, इकोसिस्टम 3 जिसके अंदर अगेन कोई ना कोई एक हैबिटेट है, या 2 हैबिटेट 3 हैबिटेट जितने भी हो सकते हैं। इनको अगर मैं ऐसे कह दूं, इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, इकोसिस्टम 3, ये मिलकर बनाएंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, इस इकोसिस्टम को अगर मैं खोल के रख दूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मुझे यहाँ पर इसके टुकड़े में एक झलक देखने को मिलेगी कि एक है स्पीशी लायन लाइनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एज वेल एज वो फॉरेस्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस स्टडी को मैं कहूंगा इकोलॉजी। ये किसी ना किसी एक एड्रेस पे रह रहे हैं, जो कि इनका एड्रेस है फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है इनका हैबिटेट। हो गई सारी डेफिनेशन कवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, तो आपको ये समझना था E1 E2 वाला सिस्टम। यहां पर ऐसा है, ये देखो, एक है इकोसिस्टम 1, मान लेते हैं इसको पहला इकोसिस्टम है। हर एक इकोसिस्टम के अंदर एक हैबिटेट है, किसी ना किसी का एड्रेस। ठीक है मयूर? इसके बाद एक और हैबिटेट है, वो किसी एक दूसरे इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसको मैं ऐसा मान लेता हूं वो है इकोसिस्टम 2। ऐसे ही एक तीसरा इकोसिस्टम है और उसके अंदर भी एक से ज्यादा हैबिटेट रह रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूं इकोसिस्टम 3। अब अगर इन तीनों को मैं प्लस कर दूं कि एक प्रकार का इकोसिस्टम है, दूसरे प्रकार का इकोसिस्टम है, तीसरे प्रकार का इकोसिस्टम है और n नंबर ऑफ प्रकार की इकोसिस्टम है, इनको अगर मैं एड ऑन करूं तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2, इकोसिस्टम 3। अगर 3 ही इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं हमारे वाले एग्जांपल के अंदर के सिर्फ 3 ही है, तो ये तीनों मिलकर बनाएंगे एनवायरमेंट। अब मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा था कि हर एक इकोसिस्टम को अगर मैं खोल के रख दूं, जैसे इकोसिस्टम 3 को मैं डिकोड करूं, तो इसके टुकड़े टुकड़े करने से लेकर और फिर मुझे इसकी स्टडी करने को लेकर एक बात पता लगेगी कि यहाँ पर एक स्पीशी है, कोई भी स्पीशीज वो हो सकती है, कि स्पीशी है स्पीशीज 1, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं स्पीशीज 2 के साथ, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है। एज वेल एज ये जिस हैबिटेट में रह रहे हैं वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका कोई ना कोई एक एड्रेस भी है, ये एड्रेस है इनका एक हैबिटेट। लेकिन ये जहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से और आसपास में, वो मिलकर इनका बनता है इकोसिस्टम, और इसी प्रकार के नंबर ऑफ इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को, जहाँ पर आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। आप समझ में आया मयूर? ये जो मैंने E1 E2 करा था, इसका मतलब नंबर ऑफ इकोसिस्टम को प्लस कर दो, एंड रिजल्ट आपके पास आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एनवायरनमेंट। और यहाँ पर x y z के इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार के। हाँ वही, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये 2 इकोसिस्टम में मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ पार्ट ए, इसको मैं मान लेता हूँ पार्ट बी। मुझे ये सिखाया गया है डिफरेंट इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर दो, वो मिलकर बनेगा एनवायरनमेंट। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं मुझे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a प्लस बी इज इक्वल टू एनवायरनमेंट। और यहाँ पर हर एक इकोसिस्टम के अंदर एक हैबिटेट होता है। तो देखो ये जगह पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, ये एड्रेस है किसका? यहाँ पर कुछ ये मुझे स्पीशीज दिख रहे हैं, फिशेस दिख रही हैं, कुछ शार्क दिख रही हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ छोटी छोटी फिशेस भी हैं। ये सारी चीज़ें एक जगह इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है। ऐसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच इज रिलेटेड टू लैंड, यहाँ पर मुझे हैबिटेट दिख रहा है, फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लेन रीजन्स। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? ये फ्रॉग है, ये बी है, ये बटरफ्लाई है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये बियर है, ये बर्ड्स हैं।
बर्ड्स यहाँ पर भी बैठी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें जो एक पर्टिकुलर ये सारे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर जगह में रह रहे हैं, दैट आर पार्ट ऑफ द हैबिटेट। ये सारे नंबर ऑफ हैबिटेट जो है वो किसके अंदर, वो किसका पार्ट है, उन्होंने मिलकर बनाए इकोसिस्टम को। सारे इकोसिस्टम को कंबाइन करके मेरे पास एंड रिजल्ट आता है एनवायरनमेंट। इस पूरे डायग्राम की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी, क्योंकि यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज 1 2 3 4 5 6 एंड एन नंबर ऑफ स्पीशीज जो भी हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगी। आपस में तो ठीक है करेगी, लेकिन स्पीशीज 1 का इंटरेक्शन उसके आसपास के ट्रीज वगैरह से भी होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जो एक रैबिट है वो फीमेल रैबिट के साथ तो नैन मटक के तो लड़ाई गई, आज की तो लड़ाई गई, लेकिन इसके अलावा दोनों ग्रासेस पे भी फीड करेंगे जो कि उनका एनवायरनमेंट है अलग। ठीक है, इस प्रकार के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन या स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो इकोसिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन उसकी स्टडी को वी गिव अ नेम इकोलॉजी। यहां से सारी बातें क्लियर हो गई आई थिंक। अब तो कोई डाउट नहीं है पक्का? ठीक है, और यहाँ पर हैबिटेट एक और बार आपको बहुत प्यारी तरीके से वो आपको बता रहा है। जैसे यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि जो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यहाँ पर देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर आपको बड़े सारे आईसी रीजन वाले, जंगल वाले, ग्रासलैंड वाले, कुछ माउंटेन्स और प्लेट्यू रीजन वाले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट रीजन जैसे ये देख लो, कैमल है, कैक्टस है। प्रॉपर फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर आप यहाँ पर बात करो तो ट्रीज, चिंपैंजी, कुछ बर्ड्स, लायन, डियर, बियर, ठीक है, एलिफेंट वगैरह। एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रॉग, शार्क, फिश, लोटस एक्सेट्रा। पोलर बियर, आईसी रीजन, अगेन टेरेस्ट्रियल का पार्ट है तो जमीन का ही पार्ट। बताओ मुझे ज़रा, समझ में आया? ये भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है क्योंकि ये भी लैंड पे ही है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। समझने का तरीका है, मतलब ये जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम में सूखा पड़ा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, भटकना मत। ये हम लोग अलग अलग स्पीशीज के एड्रेस को पता लगा रहे हैं कि भाई ये है एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, दीक्षित, खन्ना, मल्होत्रा। ठीक है, ये सारे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये सारे हैं और इनके एड्रेस ये हैं, ये इनका इलाका है, ये इस इलाके में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अगर आप इस इलाके में जा रहे हो तो ये कम्युनिटी से अगर आपकी भिड़प है तो सोच समझ के अंदर घुसना। ये चीज़ हमें बताती है हैबिटेट। बताओ मुझे ज़रा, समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? यही क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। इनमें से क्या चीज़ सबसे बेस्ट डिफाइन करती है इकोसिस्टम को? इसी क्वेश्चन में आप ये मान लो 99% लोगों की हवा खराब हो गई थी और 90% लोगों का आंसर गलत था। ठीक है, सबसे पहला, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। पूरा आराम से पढ़ लो, पहले इकोसिस्टम पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। दूसरा, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, दुनिया मतलब इस अर्थ का वो कोना, पृथ्वी का वो कोना। तीसरा, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। चौथा, फ्लोरा एंड फोना किसी भी जोग्राफिकल एरिया का। अब ये वाला ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे कि फ्लोरा एंड फोना जैसी कोई टर्म, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं यूज़ होती इकोसिस्टम की डेफिनेशन में। इकोसिस्टम में मुझे इंट्रैक्शन वर्ड तो सिखाया गया था, ठीक है, और मुझे कन्फ्यूजन मेजरली आ सकती है ऑप्शन ए के अंदर और ऑप्शन ये सी के अंदर।
तो कौन बोलता है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है? डी तो एलिमिनेट हो गया, डी तो कहीं से मैच ही नहीं करता। बताओ मुझे ज़रा कौन क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, ए होगा। और अलंकृता, दिवजोत, आशमा, क्या होगा? क्या होना चाहिए? देख लो। A community of organisms interacting with one another. दूसरा, that part of the environment which is inhabited by living organisms, जहाँ पर living organisms रह रहे हैं, अर्थ का वो पार्ट। तीसरा, community of organisms, दोनों जगह पर बातें सेम है। community of organisms, community of organisms, आगे का पार्ट देखो, together with the environment in which they live। सी, ठीक है। आंसर इसका देखें क्या है। करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस बुक में जो भी कंसेप्ट वो कंप्लीट करवा देता है ना, उसके बाद पिछले 12-15 साल में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं 20 साल में, वो उसके बाद इमीडिएटली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और एक सैम्पल क्वेश्चन भी वो उसके साथ ही चिपका देता है, ताकि वो कंसेप्ट, वो टॉपिक पढ़ने के बाद वहीं पर उसकी रिवीजन हो जाए। दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दिस बुक। ठीक है, 100% ये कवर नहीं हो सकता साइंस और एनवायरनमेंट कहीं से भी, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी पे खेलना है ना, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपकी बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ठीक है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट होता है कि बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो पार्ट अर्थ के द्वारा इनहेबिट करा जाता है, सॉरी, जो पार्ट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनहेबिट करा जाता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका पार्ट है अर्थ पे, वो जगह होती है बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये बनेगा बायोस्फीयर। और जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ये है इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो अगर डेफिनेशन, इसलिए मैंने बोला था, देखो अब अनुज ने बोला आंसर ए, काफ़ी लोगों ने सोच के इसका आंसर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से दोस्तों राइट आंसर और वो आंसर मेरे को, मैं किसी से इम्प्रेस या वो नहीं हो गया, किसी पे गुस्सा नहीं हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार, ये डेफिनेशंस ना आपको बार बार याद करनी है। और इसलिए अब मैं एक बात कह देता हूँ, अपना ज्योग्राफी वगैरह का तो जब हम बात करेंगे तब करेंगे, एनवायरनमेंट में डेफिनेशंस का दोस्तों प्लीज़ आज एक चिट्ठा बना लो। ठीक है, इसके अंदर आप डेफिनेशंस ऐड करते चलना, बिकॉज जब भी किसी चीज़ के बारे में अगर आपको टॉपिक आएगा तो पहली लाइन आपकी मेंस में ना इंट्रोडक्शन की बनती है। हर एक आंसर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फ्लेवर से लिखा जाता है। इन्वायरमेंट के अंदर दोस्तों, अब आज तक मैं जानता हूँ किसी ने मेंस आंसर राइटिंग आप में से कभी नहीं करी होगी इन्वायरमेंट की। एक थंब रूल बता देता हूँ, बहुत प्यारे नंबर जीएस पेपर 3 में पाने के लिए, इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में भी पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी है जो कि काफ़ी मिलता जुलता है एनवायरमेंट से। इंट्रोडक्शन में जब भी क्वेश्चन में जो कीवर्ड होता है, जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्रायोस्फीयर, बायोस्फीयर, कुछ तो पूछा गया होगा, हमेशा इंट्रोडक्शन में पहली लाइन होती है उसकी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आप इतना समझ जाओ, अगर आपको बॉडी और कंक्लूजन ना भी पता है, अगर उसका आंसर अच्छे से, डेफिनेटली उस क्वेश्चन के अंदर 20% मार्क्स लेकर जाओगे, पक्का लेकर जाओगे। 15 to 20% मार्क्स पक्का आएंगे सिर्फ डेफिनेशन लिखने से। इसलिए इसका चिट्ठा बना लो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, कि हमें कुछ भी नहीं पता होता उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन वो डेफिनेशन पता होती है। एनवायरमेंट का अगर वो क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी का अगर वो क्वेश्चन आ जाए, उसकी डेफिनेशन जरूर लिख देना। तो इसका एक चिट्ठा बना लो आज से। ये शॉर्ट में आप 2-2 लाइन में कैसे डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो आप बता देना। एनवायरमेंट के अंदर एक चीज़ एक और मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जब भी एनवायरमेंट के किसी आंसर को लिखा जाता है, नो मैटर यू आर गिविंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपीपीएससी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो एनवायरमेंट की, वो बिना एग्जाम्पल के अधूरी होती है। एग्जाम्पल अगर नहीं दोगे तो एनवायरमेंट के अंदर जो मैं 15-20 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 15-20 मार्क्स ये एग्जाम्पल लिखने के बाद वो 25% मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं अगर आपने पूरा क्वेश्चन एड्रेस नहीं करा है। लेकिन अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो शायद से ही 10% मार्क्स भी मिले आपको मिले, या 5% भी मिले उस पूरे क्वेश्चन में। मैं 10%, 5%, 25% पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एक नंबर भी बहुत बड़ा नंबर होता है। जिनके नंबर सेम होते हैं उनसे पूछो, कभी कभार रैंक 7, रैंक 8 के नंबर सेम होते हैं। ठीक है,
फिर वो कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है आई थिंक जिसको इंटरव्यू में ज़्यादा मिले होते हैं, या फिर एज के हिसाब से अगर वो भी क्लैश कर जाए, फिर जिसमें एज ज़्यादा होती है जिसकी, उसको ज़्यादा रैंक दे दी जाती है। लेकिन फिर भी एक नंबर मायने रखता है, ठीक है। अगर रैंक 1 आ रही होगी, क्यों रैंक 1 रैंक 2 लेना चाहते हो बेफालतू में, ठीक है। छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। तो अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, इसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये सारी डेफिनेशंस लर्न कर लेना, काम कर लेना, इस पर बार बार इसको याद करते रहना ताकि आपकी गलती ना हो। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, इट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग और अ स्मॉल रीजन, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। बायोस्फीयर द रीजन ऑन द अर्थ जो लाइफ को सपोर्ट करता है, और मैंने अभी आपको बता दिया था लाइफ को सपोर्ट करने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है, लैंड, वाटर, एयर। थोड़ा सा इसको फॉर्मल, ऑफिशियल और अच्छा दिखने के वे में हम लोग कहते हैं कि बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स, लिथोस्फीयर लैंड, जो लैंड होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर। हैबिटेट एक वो प्लेस होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है एनवायरनमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। मतलब स्पीशीज आपस में यहाँ पर फंक्शन करते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। और याद है ना इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका साइज कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज हर एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। याद है ना, अभी देखो ऊपर पढ़ाया था, कहाँ गया ये वाला पॉइंट, ये देखो, इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, कैन बी होता नहीं है, हमेशा हो सकता है, बट यूजली यहाँ पर स्पेसिफिक और लिमिटेड स्पीशीज पाए जाते हैं, ठीक है। और यही चीज इकोसिस्टम को एनवायरनमेंट से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। तीसरी चौथी बार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम में स्पीशीज के बीच में होने वाले इस रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। बस सारी डेफिनेशंस मिल गई एक ही जगह पर, सारी डेफिनेशंस मिल गई। कोई डाउट बताओ, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।